जी सभी को। स्वागतम 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 आपका, तहे दिल से करती हूँ स्वागतम आपका। सो I welcome you all in the next lecture of the ongoing series of electronics, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर बायसिंग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। और ट्रांजिस्टर बायसिंग की क्या ज़रूरत है, इससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी था अंडरस्टैंड करना कि लोड लाइन एनालिसिस क्या है, व्हाट इज़ लोड लाइन, व्हाट इज़ क्यू पॉइंट, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। वहाँ पर हमने बात की कि जो क्यू पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट चूज़ करना है। हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर ने कहाँ पर काम करना है, उसके लिए कितनी वोल्टेज पे कितना करंट जो है वो, उसके लिए मैं कहूँ कि कांस्टेंट रहेगा कि मैं अगर कांस्टेंट वोल्टेज दे रही हूँ तो मुझे कांस्टेंट करंट मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चूज़ करना कि यहाँ पर भैया इस वैल्यू पे हमें ट्रांजिस्टर से काम लेना है। एट दैट टाइम वी डोंट प्रोवाइड एनी सिग्नल टू द ट्रांजिस्टर एंड वी कॉल इट क्वीसेंट कंडीशन। क्वीसेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ नो एक्शन, कि जब ट्रांजिस्टर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको ट्रांजिस्टर को देखना है कि भैया वो इतना इतना काम कर सकता है, लेकिन जब वो काम करने लग जाएगा इट विल यूटिलाइज इट्स ऑन एनर्जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज ना करे, लेकिन हमें पता लगे कि वो इतनी दे सकता है। तो उसके लिए हमें सिग्नल उसको देना नहीं है, हमें उसे काम करवाना नहीं है, लेकिन काम करवाने की एक्टिंग हम करना चाहेंगे। तो वही सब कहानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की। सो टुडे आई एम हेयर विद द स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट एंड शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट, कि ये जो क्यू पॉइंट है, क्वीसेंट पॉइंट है, क्या ये स्टेबल रहता है या नहीं रहता है, शिफ्ट होता है नहीं होता, इसके साथ क्या होता है, तो ये क्या बला है। तो पेपर में भी जब आपको एग्जामिनेशन में ऐसे सच यही आ जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ क्वीसेंट पॉइंट या व्हाट इज द शिफ्ट इन क्यू पॉइंट, ट्विस्टिंग ऑफ टंग बड़ा हो रहा है, ये वर्ड ही ऐसा है। तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ क्वीसेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट, तो आपको क्या लिखना होगा, क्यू पॉइंट और क्वीसेंट पॉइंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ IC फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE। कि क्यू पॉइंट बेसिकली क्या है, VCE मतलब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की फिक्स्ड वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, कलेक्टर करंट के करस्पॉन्डिंग होती है। हम वैल्यू जो है वो एक लिख देते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्यू वैल्यू है, एंड इट मस्ट रिमेन फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट, बट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इट्स वैल्यू इज चेंज एंड दिस चेंज इज टर्म्ड एज शिफ्ट इन क्यू पॉइंट। कि कुछ रीजंस की वजह से, कुछ एक ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट। अब रीजंस क्या हैं, ऐसी कौन सी दुविधाएं हैं जो इसको मुसीबत में डाल देती हैं क्यू पॉइंट को। तो देखिए ऑल द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बीटा, ICBO, ICEO, VBE एटसेट्रा आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कि जितने भी ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट beta is the current gain for common emitter transistor configuration, ICBO collector current with base open, collector current with emitter open in the case of common base transistor, VBE in case of common emitter transistor। ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक चाहे कोई भी हो, ये जो पैरामीटर्स हैं, ऑल दीज पैरामीटर्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमें पता है कि ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ये हमें ख़राब करने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ट्रांजिस्टर के अंदर डिस्ट्रक्शन भी आ जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे टेम्परेचर के साथ पैरामीटर्स चेंज होने लग जाते हैं, रेजिस्टेंस वेरी होने लग जाता है, वोल्टेज वेरी होने लग जाती है, करंट वेरी होने लग जाता है, तो क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन गेन ऑफ ट्रांजिस्टर फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। कि क्या होता है कि जैसे एम्पलीफिकेशन की जाती है, देन वन ट्रांजिस्टर इज़ नॉट सफिशिएंट। मान लीजिए मेरे को एम्पलीफिकेशन 5 से 10 करनी है और मेरा एक ट्रांजिस्टर 1 अमाउंट से एम्पलीफिकेशन कर पा रहा है, 1 पॉइंट से कर पा रहा है, तो एक ट्रांजिस्टर 5 to 6 करेगा, फिर एक 6 to 7, फिर एक 7 to 8, फिर एक 7 to 8 to 9, फिर एक 9 to 10। तो मुझे ये वाले जो 5 ट्रांजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन। और एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ किया तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज। एंड जनरली वी नीड मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन, मतलब जो हमारा सर्किट है उसमें एक नहीं मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब जब एक ट्रांजिस्टर ने दूसरे ट्रांजिस्टर को सिग्नल हैंड ओवर किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कि मेरे पास दोनों ट्रांजिस्टर, मान लीजिए कि दोनों ही ट्रांजिस्टर्स का जो गेन है वो सेम है, इसने भी 1 अमाउंट से एम्पलीफिकेशन करनी है, इसने भी 1 अमाउंट से, लेकिन जब इससे इसको पास ऑन होगा और वो 1 अमाउंट से वो तब करेंगे जो वो ट्विन्स होंगे, जो वो एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे पास इतनी, मैं कहूँ कि एफिशिएंट सिंथेसिस टेक्निक ही नहीं है कि जैसे ही हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कैरियर्स, हमें पता है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कैरियर्स उनके अंदर होते हैं, और आपने अगर एक पॉइंट भी इधर से इधर शिफ्ट कर दिया कटिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए या क्रिस्टलाइजेशन करते हुए, तो नंबर ऑफ कैरियर्स चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कैरियर्स चेंज होते ही पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई वी राइट देयर इज अ सिग्निफिकेंस चेंज इन गेन ऑफ ट्रांजिस्टर फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, बिकॉज नो टू ट्रांजिस्टर्स आर सेम इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट सिंथेसिस टेक्निक्स. इवन अगर मैं बात करूं कि भगवान भी जब ट्विंस बनाता है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. किसी के यहाँ पर तिल, आपने सीता और गीता देखी होगी, किसी के यहाँ पर तिल है, किसी के यहाँ पर पैच है, किसी के कहीं पर है, तो वो उस निशान से मदर या मैं कहूँ कि सोसाइटी पहचान लेती है कि भैया ये राम है, ये श्याम है, ये सीता है, ये गीता है. तो इस तरीके से एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होगा कि दो ट्रांजिस्टर्स ट्विंस नहीं होंगे कभी भी. उसकी वजह से बीटा फैक्टर विल चेंज, देन ऑल द पैरामीटर्स विल चेंज एंड क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टेड. हिल जाएगा बेचारा अपनी जगह से. अब ड्यू टू दीज मैं कहूँ कि वेरिएशंस टेम्परेचर की और यूनिट वेरिएशन जो हैं, ड्यू टू दीज वेरिएशंस द कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर चेंजेस रैपिडली एंड हैंस ऑपरेटिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो चेंज. क्योंकि कलेक्टर करंट चेंज होना शुरू हो जाता है, आउटपुट चेंज होनी शुरू हो जाती है, और हम कहें कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, और उनमें उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन क्यू पॉइंट और क्यू पॉइंट शिफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन क्यू पॉइंट. अब क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो सिर्फ इसको चूज कर लेना, ऑपरेटिंग पॉइंट को चूज कर लेना हमारे लिए, मैं कहूँ कि वहीं पर खत्म होने वाली कहानी नहीं है. हमारा टास्क वहीं ओवर नहीं होता. उसको चूज करके वहाँ पर फिक्स करके भी रखना पड़ेगा कि भैया तूने यहीं पर रहना है, यहाँ से चेंज नहीं होना है. तो उसको वहीं पर फिक्स करके रखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन. कि क्यू पॉइंट को हमें स्टेबल करना है कि तूने हिलना नहीं है. So it must be kept at a fixed value and this is called stabilization. तो ये होती है Q point की stabilization, या मैं कहूँ कि this was all about shifting of Q point. अब हमें बात करनी है stabilization of Q point की. Now we will talk about the stabilization of Q point, कि Q point को stable किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से हम इसको रोकेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हम ये प्रिलिमिनरी जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी बातें करेंगे कि हमने कर लिया, ये शिफ्ट हो गया है, इसको हमें रोकना है, किस तरीके से रोकना है, और इनकी जो टेक्निक्स हैं स्टेबलाइजेशन की, इनको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक लेक्चर के अंदर हम एक टेक्निक की बात करेंगे ताकि आपका हाजमा भी खराब ना हो किसी का. तो देखिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट स्टेबलाइजेशन. आप Z से भी लिख सकते हैं, आप S से भी लिख सकते हैं. स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट. जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ कि जिस भी प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको डिफाइन कीजिए. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर ट्रांजिस्टर यूनिट्स इज कॉल्ड क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन. The process of making Q point independent of temperature changes, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको, and changes in transistor units is called stabilization of Q points. Units is called stabilization of Q point. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Q पॉइंट की स्टेबलाइजेशन. की यूनिट्स चेंज हों, पहले ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर को हैंड ओवर हो सिग्नल, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, साथ ही हाथ बढ़ाना. तो वो क्या होगा कि अगर उसके इंडिपेंडेंट हो जाए, उससे चेंजेस ना आए पैरामीटर्स में, एंड टेम्परेचर कितना भी रहे उससे भी चेंजेस ना आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन. तो आपको पहले यहाँ पर बताना होगा कि हो क्या रहा है, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो डालनी होगी. जैसे ऑल द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड ऑल्सो द चेंजेस फ्रॉम यूनिट टू यूनिट. ड्यू टू दीज वेरिएशंस कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर चेंजेस रैपिडली एंड हैंस ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो चेंज, जो कि मैंने आपको अभी लिखवाया. So the transistor circuit should be biased such that change in output current IC should be as small as possible with the change in ICBO, due to which operating point can remain fixed.
कि क्या है, हमें पता है कि चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे यूनिट चेंज हो जाए, आउटपुट करंट को चेंज हो जाना है, आईसी को चेंज हो जाना है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि वो चेंज जो है वो चेंज मिनिमम से मिनिमम हो, और चेंज होता किसमें, लीकेज करंट में चेंज होता है। अभी मैं थर्मल रनअवे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से लीकेज करंट जो है वो कहानी को में एक, मैं कहूँ कि ट्विस्ट ला कर रख देता है, एक सस्पेंस क्रिएट करके रख देता है। सो ज़रूरत है इसको स्टेबलाइज करने की। सो द स्टेबलाइजेशन जो है उसको मेजर किस तरीके से करेंगे। अब द स्टेबलाइजेशन कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल पैरामीटर कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब उसके बाद आपको यहाँ पर बात करनी होती है स्टेबिलिटी फैक्टर की, कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बला है। अब मैंने आपको कहा कि आप लीकेज करंट चेंज करेंगे, कलेक्टर करंट विद बेस ओपन, तो कलेक्टर करंट चेंज होगा। अब लीकेज करंट को कितना चेंज करने पे कलेक्टर करंट में कितना चेंज आएगा, दैट विल गिव मी द स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट, और उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर। सो द स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in collector current to change in collector current with base open, or and we denote it with the symbol as it will be delta IC upon delta ICBO, change in collector current with change in collector current with base open, जिसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। फॉर एन आइडियल ट्रांजिस्टर, अगर कोई ट्रांजिस्टर आइडियल है तो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, दिस वैल्यूज़ मैं कहूँ कि अप्रॉक्सीमेटली नहीं, रादर एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। जितना चेंज आप लीकेज करंट में करेंगे उतना ही चेंज किस में आ जाना चाहिए, कलेक्टर करंट में आ जाना चाहिए। एंड दोनों चेंजेस सेम हो गए तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस विल बी इक्वल टू 1 फॉर एन आइडियल ट्रांजिस्टर। बट हमें पता है आइडियलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया के अंदर। सो लार्जर द शिफ्ट इन वैल्यू ऑफ एस एंड मोर विल बी द सर्किट थर्मली अनस्टेबल। जितनी वैल्यू एस की बढ़ती चली जाएगी ट्रांजिस्टर के अंदर थर्मल इंस्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आती जाएगी। और रादर मैं कहूँ कि ये जो नेम एस है इसको स्टेबिलिटी फैक्टर ना कह के हमें इनस्टेबिलिटी फैक्टर कहना चाहिए। और आई मस्ट से द नेम ऑफ दिस स्टेबिलिटी फैक्टर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज इनस्टेबिलिटी फैक्टर। एंड जो ट्रांजिस्टर है, द ट्रांजिस्टर शुड बी, कहूँ कि इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना होगा कि ये एस जो है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो सके, एज लो, जितना हम लो कर सकें उतना हमें करना चाहिए। सो जो ट्रांजिस्टर सर्किट्स हैं दोज मस्ट बी डिजाइंड सो एज टू मेक दिस एज स्मॉल एज पॉसिबल, इतना छोटा हो कि हमारा काम जो है वो चलता रहे। अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मल रन अवे, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। सो लेट अस डू दैट। अब हमें बात ये सारी कहानी कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और मैं कहूँ कि बायसिंग की माला जो है वो बनती जाएगी। और जब ये माला बन जाएगी आप इसको गले में पहन लीजिए, एग्जामिनर के गले में भी पहना दीजिए। सो थर्मल रन अवे एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्वेश्चन एज सच सीधा यही आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज थर्मल रन अवे ऑफ ए ट्रांजिस्टर, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन of a transistor, self destruction of a thermally unstable transistor। किसी भी तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है, कहानी वही रहेगी, आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन की फॉर्म बदल सकती है, दुश्मन किसी भी रूप को लेकर आपके सामने आ सकता है। तो मैं बोलती हूँ आप इसको लिखिए। आपको क्या लिखना है थर्मल रन अवे के अंदर, आपको बेसिकली जो थर्मल रन अवे, थर्मल मतलब हीट, रन अवे मतलब भाग जाना, हीट की वजह से भाग जाना। अब ट्रांजिस्टर कहाँ भागेगा, अपना काम नहीं करेगा तो हमारे लिए वो भागे समान ही है। तो जो बंदा हमारे लिए काम नहीं करता हम कहते हैं मरे समान है। तो इसी तरीके से जब ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो वो हमारे लिए मर चुका है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल रन अवे। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप ही अपने आप को मार लेता है हीट की वजह से। तो आप कह सकते हैं द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मली अनस्टेबल ट्रांजिस्टर इज टर्म्ड एज इट्स थर्मल रन अवे। Or to understand the concept of thermal runaway, let us first write the accurate current expressions for common emitter transistor amplifier circuit। तो आपको याद में रखना होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, जब भी ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा तो एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशंस पढ़ी होंगी। IC इट इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। ये एक एक्सप्रेशन आप सबने पढ़ रखी होगी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर IC इज कॉल्ड कलेक्टर करंट, IB इज कॉल्ड बेस करंट, एंड कलेक्टर करंट भी बोल सकते हैं आप IC को, एंड यू कैन कॉल इट आउटपुट करंट ऑल्सो। इट इज आउटपुट करंट और कलेक्टर करंट, IB इज बेस करंट, एंड बीटा इज करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर
एम्पलीफायर। एंड ICBO इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट विद बेस ओपन। दिस इज बेसिकली द लीकेज करंट, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो आउटपुट सेक्शन के अंदर लीकेज करंट होता है, लीकेज थोड़ा थोड़ा लीक करके कैरियर्स जो हैं वो आते रहते हैं ना, टिप टिप बरसा पानी, छत टपकने लगी, एग्जैक्टली सेम चार्ज कैरियर्स टपकने लग जाते हैं कलेक्टर रीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ICBO, कलेक्टर करंट विद बेस ओपन। नाउ इफ इन दिस इक्वेशन 1, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर इंट्रिंसिक कैरियर्स इंक्रीज होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होंगे कलेक्टर के अंदर, और उसकी वजह से कैरियर्स इंक्रीज होने की वजह से ये जो ICBO है ये बढ़ जाएगा। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, थोड़े बहुत कहीं से हीट मिलती है, या मैं करंट भी कहूँ कि फ्लो करता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से ICBO इंक्रीज होने लग जाता है। इफ दिस ICBO विल इंक्रीज, then it will increase this IC बीटा प्लस 1 टाइम्स। देखिए ICBO को बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमें IC मिलता है। If ICBO increases, then IC will increase beta plus 1 times to that of ICBO, and this increase in IC will enhance the टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिस्टर फर्दर ऑन। अगर आउटपुट करंट इंक्रीज हो गया, कलेक्टर के अंदर वो करंट बढ़ गया है, तो उसने टेम्परेचर का, जो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देना है, विच इन टर्न इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ICBO। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से लीकेज करंट बढ़ेगा, फिर से टप 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 कैरियर्स आएंगे, और अगर ICBO बढ़ गया, वो फिर से IC को बीटा प्लस 1 टाइम्स बढ़ाएगा, ये बढ़ेगा, ये फिर से टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फिर से बढ़ेगा, फिर से ये इसको बढ़ाएगा। सो दिस साइकिल गोज ऑन, and in this way the increase in value of ICB will ultimately cause increase in IC, and this cycle of increments goes on up to a stage where transistor is extremely heated and it burns out। ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और जल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर और थर्मल रनअवे। इसको हम बोलते हैं थर्मल रनअवे। अब चाहिए क्या हमें, अगर हम किसी तरीके से if IB is made to decrease automatically with increase in temperature such that the reduction in this factor overcomes the increment in this factor, then by keeping the IC nearly constant thermal runaway can be avoided। क्या हो सकता है कि अगर हम किसी तरीके से ये जो IB है इस फैक्टर को डिक्रीज करना शुरू कर दें, जितना जितना ये इंक्रीज होगा, मान लीजिए कि ये फैक्टर उतनी अमाउंट में ये डिक्रीज होने लग जाए, इफ बाय सम मीन्स किसी तरीके से अगर हम इस IB को उतना ही डिक्रीज करना शुरू कर दें जितना ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, तो IC उसी लेवल पे बैलेंस रहेगा। ये हो सकता है ट्रांजिस्टर को थर्मल रनअवे से बचाने के लिए, और यही हम अपने अगले पार्ट्स के अंदर करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइसिंग। तो बाइसिंग की कहानी इसके बाद से शुरू होगी, लेकिन यहाँ तक एग्जामिनेशन में आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन अप टू दिस टॉपिक। तो क्या लेट मी राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल हेयर। मान लीजिए आपको एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर दे रखा है। सो इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट कलेक्टर लोड इज, suppose in a transistor circuit आपको वैल्यूज दी होंगी ट्रांजिस्टर लोड, और आपको ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट द ट्रांजिस्टर लोड, सॉरी द ट्रांजिस्टर, और इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर ही लोड लिख रही हूँ मैं, इट विल बी कलेक्टर लोड। In a transistor circuit, the value of collector load, हम मान लेते हैं कि इस कलेक्टर लोड की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 किलो ओम, ये मैंने मान ली। एंड जो क्विसेंट करंट है, whereas we can write, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, whereas क्विसेंट, अब जब ये बात करते हैं क्विसेंट करंट की, मैं यहाँ वर्ड लिखूंगी एक, क्विसेंट करंट। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब सिग्नल ही नहीं आ रहा तो क्विसेंट करंट कहाँ से हो गया। दिस इज बेसिकली जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जब आपने सिग्नल नहीं लगाया उस टाइम पे कलेक्टर के अंदर जो करंट होना चाहिए, इट इज़ बेसिकली जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया या आपको एग्जामिनेशन में लिखा मिले, वो सीधा क्विसेंट करंट भी आपको कह सकते हैं। क्विसेंट करंट इज 2 मिली एम्पियर, whereas quiescent current is 2 मिली एम्पियर। ये चीज़ें जो हैं वो आपको दे रखी हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पॉइंट इफ VCC इज इक्वल टू 12 वोल्ट। नंबर 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग
point if VCC is equal to 12 volt. इसी के दूसरे पार्ट में आपको ये पूछा जा सकता है what will be the operating point if RL is equal to 5 kilo ohm. Calculate operating point if RL is equal to 5 kilo ohm. कि RL की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा. अब देखिए न्यूमेरिकल्स करने का तरीका भी सीखिए. आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन ना, ये तो आप लोग लिख ही देंगे, सभी लिखते हैं. सो गिवन क्या है आपको, कलेक्टर बैटरी वोल्टेज. आपको सबसे पहले लिखना है गिवन कलेक्टर बैटरी वोल्टेज. कितनी दे रखी है ये मुझे, कलेक्टर बैटरी वोल्टेज VCC ये मुझे दी हुई है 12 वोल्ट्स. अब मुझे फाइंड आउट करना है लोड रेजिस्टेंस. देखिए नंबर वन पे लोड रेजिस्टेंस, फर्स्ट केस के अंदर जो हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है RL की, दैट इज 2 किलो ओम और 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम ये हमें दे रखा है. क्वीसेंट करंट IC यहाँ पर लिख लीजिए, क्वीसेंट करंट IC की वैल्यू कितनी दी है हमें, इट इज 2 मिली एम्पियर, मीन्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर्स. अब ये दे रखा है. अब आपको इक्वेशन याद करनी है. पिछले लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ लगाकर एक इक्वेशन लिखी थी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL. जिस इक्वेशन से हमने ऑपरेटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे. यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए VCC की वैल्यू हमें दे रखी है 12 माइनस IC की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड RL की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3. ये इससे माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 4, 12 माइनस 4 इज 8 वोल्ट्स. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 वोल्ट. सो ऑपरेटिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको उसके बाद आंसर लिखना है. सो ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर दिस गिवन कंडीशन इज 8 वोल्ट्स 2 मिली एम्पियर. मतलब जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसमें आपको वैल्यू VCE और IC इसकी ऐसे ब्रैकेट में लिख देनी होती है, X फैक्टर एंड Y फैक्टर. तो ये हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट फर्स्ट केस का. अब सेकंड केस में हमें लेना है व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम. इक्वेशन यही रहेगी. यहाँ पर आप नंबर 2 डाल दीजिएगा. लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू अब आपको दे दी गई है 5 किलो ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5. कलेक्टर करंट इज अगेन 2, तो आपकी इक्वेशन यही रहेगी एज सच. यहाँ पर वैल्यू 5 की 2 की जगह आ जाएगा 5. तो 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 इज 2 वोल्ट्स. तो अभी इस केस का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, VCE की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है 2 वोल्ट और IC हमें कितना दे रखा है 2 मिली एम्पियर. सो ऑपरेटिंग पॉइंट इन दिस केस इज 2 volts 2 milli ampere. So in this way you will be able to find out the operating point in any transistor system. अगले लेक्चर्स के अंदर हम एक बड़ी ही खूबसूरत सीक्वेंस के साथ आगे चलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स की. थैंक यू सो मच. टिल दैट.